और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल हामिद जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस लीडर जगदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से 90 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं और बेहद ही शानदार जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दर्ज की है। 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। अब किस तरह से हुकूमत बनाने को लेकर जो प्लान है और जो रणनीति है वो अपनाई जाएगी, क्या कुछ जो विचार है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बीजेपी लीडरान की तरफ से कि हंग असेंबली को लेकर बात की जा रही है और ऐसे में जो भी इत्तेहाद बनता हुआ नजर आएगा उसको लेकर तरह तरह की जो चर्चा है अभी भी सामने आ रही है। पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उन वर्कर्स को जिन्होंने दिन रात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वोट देकर हमें एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने को दी। तो ये टफ टाइम रहेगा, अब अलायंस का, उमर साहब का टफ टाइम रहेगा, क्योंकि वो अब हुकूमत में आ रहे हैं। तो आपको खुद पता है कि एक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है और लोगों के मसाइल जो जख्म इन्होंने दिए उन जख्मों को मरहम भी लगाना है। तो बहुत मुश्किलात में रहेंगे, बहुत मुश्किल होगा, मगर हमने वादे किए हैं, हम उन पर पाबंद हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ लड़ाई जरूरत पड़े वहाँ लड़ाई करेंगे, जहाँ बैठने की जरूरत पड़े वहाँ बैठेंगे, जहाँ मशवरा करने की जरूरत पड़े वहाँ मशवरा करेंगे। मगर जो वादे हमने किए, जो बताया है, चाहे वो 370 हो, 35 हो, स्टेट हुड हो, उस पर हम दायम और कायम है। और जो हमने नौकरियों का वादा किया है, चाहे वो हमने हार्टिकल्चर के लिए अच्छा करने का वादा किया है, एजुकेशन सिस्टम को संभालने का वादा किया है, हेल्थ सिस्टम को संभालने का वादा किया है, दरबार मुंह का वादा किया है, टोल प्लाजों का वादा किया है कि उनको कम किया जाएगा, चाहे बिजली टैरिफ जो आसमान छू रहा है उसको कम करने की बात की है। सब पर हम काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन में हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि मंडेट, एक बड़ा मंडेट कश्मीरियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस बड़े मंडेट के लिए, जो उन्होंने जो प्रॉक्सी उतारे थे, इंडिपेंडेंट उतारे थे, उनको रिजेक्ट किया ग्राउंड पर लोगों ने, उनकी आइडियोलॉजी को, क्योंकि उनको पता था ये बीजेपी की गोद में कल बैठेंगे। तो इसलिए लोगों ने उनको बिल्कुल जमीनी सतह पर रिजेक्ट किया, और उनके ड्रामा जो उन्होंने किए थे, जो ड्रामेबाजी स्टार्ट की थी, उन ड्रामों को भी रिजेक्ट किया। तो हम शुक्रगुजार है अपने वर्कर्स का, अपने लोगों का, खासकर कश्मीर रीजन का, जिन्होंने हमें एक बड़ा मैंडेट सौंपा है, तो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंशाल्लाह उमर साहब इस पर उतरेंगे, खरे उतरेंगे, क्योंकि उमर साहब ऐसे लीडर हैं जो दिल के साफ है, जो कहते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, और जो दिल में होता है वो बिल्कुल सामने क्या कर बोल देते हैं। तो इसलिए एक बड़ा मैंडेट होने की वजह से हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बन जाती है। इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और लोगों के जख्म है उनको भरने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है हामिद जी, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज भी जुड़ गए हैं। फिलहाल जगदीप जी का रुख करना चाहूंगी। जगदीप जी, किस तरह देख रहे हैं मुबारकबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप भी देना चाहेंगे? वैसे तो इत्तेहाद है, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़ा है बहुमत का दोनों के पास है, लेकिन ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर आई है, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं जो असमंजस है वो बना हुआ था, लेकिन अब जो स्थिति है वो क्लियर हो गई है। पर ऐसे में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी लीडरान की तरफ से की गई है, शायद आपने भी सुना होगा, जी किशन रेड्डी ने कहा है कि उनका मकसद कांग्रेस को साफ करना था जम्मू से, कश्मीर से, और जो लगभग वो मिशन था उनका वो कामयाब हो गया है। जम्मू में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई है, और कश्मीर की बात करें तो वहां भी कुछ ही सीटों पर जीत हासिल की है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपका शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हैड सेट एन एपिटोम एंड द वे हाउ दे हैड रिजेक्टेड दिस मैसिव विन, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। बाकी जो आप जीवी रेड्डी साहब के हवाले से कह रही हैं, तो ये भाजपा का एक चिरपरिचित अंदाज है, वही नफरत की राजनीति, वही दूसरों को राजनीतिक तौर पर कैसे खत्म किया जाए, कैसे सरकारी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके, कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त करके, कैसे बनी हुई सरकारों को तोड़ के, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके, ये हम सब ने देखा। लेकिन मैं एक चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आपके दर्शक भी इसे समझें। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि भाजपा कम से कम अब ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि जब क्लियर मैंडेट है अलायंस को, तो वो 5 अपने नुमाइंदों को नाहक एलजी के जरिए, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके साथ साथ अनडेमोक्रेटिक भी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 है जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 कहता है। इसकी जो सब सेक्शन 3 है वो बड़ा क्लियरली कहती है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट नॉट मोर देन 3 persons and not being persons in the service of government to be member of the legislative assembly substituted by act 18 of 1987 section 65। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मद्रास हाई कोर्ट में के लक्ष्मी नारायण और 4 और रिट पिटीशंस तब दायर हुई थी 2018 में, जब भाजपा ने वहां पर भी पांडुचेरी में भी वहां की तत्कालीन गवर्नर किरण बेदी के जरिए अपने 3 नुमाइंदों को जबरन असेंबली में बिठा दिया था। तो कानूनन भी अगर हम बात करें तो केवल 3 नुमाइंदों का जिक्र सब सेक्शन 3 कहता है। यद्यपि ये 5 की बात कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन एक्ट को इन्होंने जैसे पिछली जुलाई में नए सिरे से संशोधित किया, उसके बावजूद पहली तो बात संवैधानिक तौर पर ये 5 नुमाइंदों को बिना चुनाव जीते विधानसभा में नहीं बिठा सकते। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और दूसरी बात निश्चित तौर पर करेंगे, और ये तो शुक्र मनाइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है, वरना मैं तो बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हर चंद कोशिश ये करेंगे, अभी भी करेंगे, अभी भी इनकी तरफ से प्रयास होगा। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश के अवाम का, जिसने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा में हुआ, और मुझे बड़ा एक आशंका है, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भाजपाई नेताओं को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका अभी तक सामने आई है, जैसे उनकी वेबसाइट काफी देर के लिए हैक रही, जिस तरीके से नतीजे जो है वो काफी देर के लिए एक जगह पे इन्होंने फिक्स कर दिए, और अब जो है एक का एक अमूल चूल किस्म का परिवर्तन बता रहे हैं। मुझे तो डर है कि वहां के लोग सड़कों पे ना आ जाएं। तो खैर, कम से कम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रहे हैं और पब्लिक का मैंडेट सामने आया है। और रही हमारी बात, तो निश्चित तौर पर हाईकमान इस पर भी अब विचार करेगी, निश्चित तौर पर करेगी कि कहाँ कमी रही, कहाँ पर जो खामियां हैं उनको बेहतर किया जाए, कैसे अपने जनाधार को और हम बेहतर करें। और मैं एक और चीज कह के अपनी बात पूरी करूंगा, चूंकि मैं जम्मू खित्ते से वाबस्ता हूं, तो मैंने ये बड़ा करीब से देखा है लोगों के बीच जाकर। इस मर्तबा पूरे जम्मू खित्ते का ये मन था, ये विचार था कि कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस की सपोर्ट में था पूरा जम्मू। बावजूद उसके क्या वो हालात बने, क्या वजूहात बनी, क्या परिस्थितियां रही, क्यों ऐसा हुआ, इस पर हाईकमान जरूर विचार करेगी। तो रही अलायंस की बात, तो एक स्थिर सरकार, जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी साफ कर दिया, वो हम देंगे। और उम्मीद करते हैं कि भाजपा, जिसने आज तक तो कभी अपना जो सरकार का, मरकजी सरकार का धर्म होता उसे निभाया नहीं। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में अगर सरकार के पास पैसे की कमी हुई तो इनके मंत्री उस पर चुटकियां लेते हुए नजर आए, उस पर तंज कसते हुए नजर आए, यद्यपि ये प्रदेश हिंदुस्तान के थे, किसी और मुल्क के या पाकिस्तान के नहीं थे। तो इनसे क्या तवक्को की जाए। अभी एक भाजपा के प्रवक्ता बोल के हटे, जी हमने प्रॉमिस किया। पहली तो बात, आपने स्टेटहुड लिया क्यों, अगर आपने वापस देना था, और अगर वापस देना है तो माफी के साथ वापस कीजिए, क्योंकि ये पहली बार आपने किया एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट जो आप लगातार जम्मू कश्मीर में करते चले आ रहे हैं। आपने एक स्टेट को यूटी बना दिया। तो आप अगर अब इसको वापस देते हैं तो मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो शायद आपका ये जो व्यवहार है ये थोड़ा अलग होगा। अलबत्ता मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को उसकी रियासती दर्जे को वापस करेगी, ये मैं ऐसा समझता नहीं। जी बिल्कुल। हामिद जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से बड़े सवाल का जो जवाब था वो तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आ गया है सीएम फेस को लेकर कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला ने दोनों ही हलकों से जीत हासिल की है, बडगाम से गांदरबल थे, तो किस हलके से वो अवाम की नुमाइंदगी करेंगी, क्योंकि दोनों ही हलकों की अवाम ने उन पर भरोसा जताया है। जो बड़े लीडर्स हमारे बैठ कर देखेंगे, अभी टाइम है उसमें, तो कहां से वो सीट छोड़ देंगे, कौन लड़ेगा वहां से, वो डिफरेंट बात है। मगर जो फारूक साहब ने आपको कहा कि उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे, ये डिक्लेयर था, उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे, उससे बड़ा नेता कोई है ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस में। तो दूसरी बात ये रही, मैंने कहा कि उमर साहब के लिए काफी टफ टाइम रहेगा ये हुकूमत चलाने में, क्योंकि जो भाई ने अभी बताया कि स्टेटहुड का मामला भी है, बाकी चीजों का मामला भी है, तो वो मुझे लगता है लड़ना पड़ेगा उनके लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या बाकी चीजें करना पड़े, तो हमें स्टेटहुड तो लाना ही लाना है। और दूसरी बात, जो भाई ने कहा 5 सीटों की बात, ये कल हुआ, ये आपको खुद पता है कि कल डेमोक्रेसी पर वार हुआ, शब खून मारा गया,
तो ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों एक पैदा किया पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बीजेपी वो हिटलरशाही फरमान से और डंडे से ये हुकूमत बनाना चाहती है जम्मू कश्मीर में। तो मगर लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया। तो इनको एहसास होना चाहिए ये करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर कट मैंडेट है तो वो 5 सीटें नल एंड वाइड होने में अब टाइम नहीं लगेगा, तो हम उनको अपने तरीके से अब पूर्ण करेंगे। तो क्योंकि उसमें आर्डर भी है, जो कानून भी है कि ऐसे नहीं कर सकते हैं। मगर ये कानून और कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले लोग नहीं है। ये आइडिया आप इंडिया को पसंद करने वाले लोग नहीं है। ये आइडिया आप जो बीजेपी है और आरएसएस है उसको चलाने वाले लोग हैं। तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं है। इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, आज आइडिया ऑफ इंडिया की जीत हुई, और आइडिया ऑफ बीजेपी और आइडिया ऑफ आरएसएस जम्मू कश्मीर से हार गई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको बताया कि हमने 1947 में जब एस्टेंड किया था तब भी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ थे, और आज भी 70 साल के बाद उसी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है। हम आइडिया ऑफ आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है। इनको रिजेक्ट करके लोगों ने एक बड़ी और क्लियर कट मैसेज दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमें राइट्स दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हमारे पास थे, वो हमें वापस लेने हैं। वोट के जरिए उन्होंने अपनी पसंद बता दिया कि वो आपने गलत किया, हमारा हक हमसे छीन के, हमारा विकार हमसे छीन के, हमसे हमारी इज्जत छीन के आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। और जो आपने जमीन पर, मिनरल्स पर, असासे पर वार करना शुरू कर दिया, जॉब्स पर वार करना शुरू कर दिया, वो हम रिजेक्ट करते हैं। उस आइडियोलॉजी को और उस पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं। खासकर कश्मीर रीजन के लोगों ने आपको सही रास्ता दिखाया। बिल्कुल ठीक है हामिद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अहमद अयाज जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। अयाज जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है, और अब ऐसे में अगर कांग्रेस का देखा जाए तो 6 सीटों पर कांग्रेस है, 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। हुकूमत को लेकर बात करें तो अभी उसको लेकर भी तमाम तरह के जो दावे हैं, जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। 5 नॉमिनेटेड सीट्स हैं, और ऐसे में सेंट्रल का कितना सहयोग होगा, सेंट्रल से किस तरह तालमेल बनाना होगा जम्मू कश्मीर में जिसकी भी हुकूमत रहेगी, उसको लेकर भी तमाम तरह के दावे हैं। वो सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो पोजीशन है, थोड़ी सी जो एनालिसिस थी और जो असेसमेंट हुई थी ऑलमोस्ट उन्हीं लाइन्स पर है। लेकिन कांग्रेस का जम्मू में परफॉर्म ना करना ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ अंदरूनी शायद कुछ मामला है, या कहीं कैंपेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई, या कोई इंटरनल इशू है। तो अब देखने को मिलेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। नहीं तो जम्मू से, कश्मीर से बेहतर जो बेस है कांग्रेस की, वो जम्मू में मानी जाती थी, और कश्मीर में इतनी बेस नहीं मानी जाती थी। और कश्मीर के लिए यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ जो अगर कोई आ जाएगा तो वो अलायंस के साथ ही आ सकता है, एक्सेप्टिंग जे मीर साहब की अपनी पोजीशन ठीक है वहाँ पे, या थोड़ा करा साहब की भी है, बाकी 2-3 सीट्स है, तो वो तो शायद अलायंस के हेल्प से ही हो गया। इतना ज्यादा काडर कश्मीर में नहीं है, तो वो एक मसला वहां पर है। लेकिन अब जो ऑप्शन जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि एनडीए ब्लॉक हुकूमत बनाए, सॉरी ये इंडिया ब्लॉक हुकूमत बनाए, और उनके लिए काफी नंबर भी है हुकूमत बनाने के लिए। अगर बीजेपी 30 भी लेता है, जो मुझे लगता है कि 30 से पार नहीं कर पाएंगे, फिर अगर उनको 5 और भी आप मिलाओगे जो नॉमिनेटेड है, तब भी वो 35 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कहीं से और भी मान लीजिए कोई 1-2 और मिल जाते हैं दाएं बाएं, तो एनीवे 37-38 के आगे तो वो जाएंगे नहीं। इसलिए उनका अकेले में किसी के साथ हुकूमत बनाना नामुमकिन है। हाँ, एक ही ऑप्शन बन सकती थी, अगर बीजेपी और एनसी मिला सकती थी, आपस में हुकूमत बना सकती थी, वो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि उनकी कांग्रेस के साथ तो हुकूमत बीजेपी के बन नहीं सकती है। एक ही ऑप्शन रहती थी, लेकिन उसके भी ऑप्शंस बहुत, उसके भी जो चांसेस हैं बहुत कम लग रहे हैं अब। लेकिन अब देखना ये है कि इतना ही नहीं है कि सिर्फ हम जीत गए और हम गवर्नमेंट बनाए। अब सवाल है कि गवर्नमेंट बना के हम करेंगे क्या, क्या किया जा सकता है। क्योंकि लोगों ने वोट इसलिए दिया कि आज तक जो परेशानियां उन्होंने देखी, 10 साल के बाद इलेक्शन देख रहे हैं, परेशानियां, मुश्किलात देखे, जो अनप्रेसिडेंटेड मुश्किलात है जो लोगों ने देखे, तो उनके चलते उन्होंने बड़ा जोश खरोश से पार्टिसिपेट भी किया इलेक्शन में। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली भी आए, क्योंकि मुश्किलात लोगों के है, तकलीफ है लोगों की।
मुख्तलिफ। अब सवाल यह है कि जब आप गवर्नमेंट बनती है, क्या वो मैनिफेस्टो जो लोगों के एस्पिरेशंस है, जो मैनिफेस्टो में दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, क्या वो सारा, इसमें दो चीजें आएंगी। एक ये कि जो मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2 का बनेगा, हालांकि मुझे लगता है कि वो किसी तरीके वो उसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, अगर ये भी माना जाता है कि इनके कुछ इश्यूज पर इशू हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, निकल सकता है, उसमें निकल जाएगा, वो वे आउट निकालेंगे उसका। लेकिन फिर देखना यह है कि यूटी के चलते और गवर्नर के, एलजी के जो पावर्स, उनके इनहैंस जो पावर्स है, बड़े वसी पावर्स है, उनके चलते क्या उस मैनिफेस्टो में क्या किया जा सकता है जिसमें हम कहेंगे कि लोगों के लिए कुछ राहत हो। अभी तो नहीं लग रहा है कि कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी में है और बीजेपी एक्शन में है यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो कि सेंटर में भी गवर्नमेंट में है। तो ऐसे लगता है कि चैलेंजेस, बड़े सिचुएशन जो है बहुत चैलेंजिंग है, तो यहाँ लोगों की परेशानी भी और बढ़ सकती है और वहां उनके मामला भी हल नहीं हो सकते हैं, और गवर्नमेंट के अपने मामला भी सही तो शायद मेरा मानना है नहीं चल पाएंगे। अब दूसरी बात है, हमारे दोस्त कह रहे थे कि चलना चाहिए, कानूनी रेफरेंस दे रहे थे, वो सही बात है, लेकिन अब उस पर अमल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, बीजेपी की बात है। क्योंकि यहाँ हर एक का मानना यही है कि शायद 10 साल के बाद भी इलेक्शन नहीं होते अगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ना होती, स्टेट भी रेस्टोर ना हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी एक तो कमिटमेंट है पार्लियामेंट में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंटरफेरेंस का है, इशारा है कि भाई रेस्टोर किया जाएगा स्टेट को, और अभी तक भी नहीं की गई। तो ये मसला है, क्योंकि ना करने के लिए आपके 100 बहाने मिलेंगे। अगर आप ना करना चाहोगे तो यू कैन हैव नंबर ऑफ एक्सक्यूज, वो भी जब आप कश्मीर को लेकर ना करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर आप सिक्योरिटी की सिचुएशन या सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी काम ना करना चाहोगे नहीं कर सकते हो, कोई भी काम करना चाहोगे कर सकते हो। तो अगर टाई अप में दिक्कत आ जाएगी, जो हमको लग रहा है कि आ जाएगी, क्योंकि कन्फ्रंटेशन रहेगी, जब कांग्रेस यहाँ से सेंटर का मानना है, यहाँ का बीजेपी का मानना है कि हमारी इच्छा ये थी कि भाई कांग्रेस का सफाया हो जम्मू कश्मीर से। अब जब जम्मू कश्मीर कांग्रेस उनके हुकूमत में रहेगी तो सफाया कहां से हुआ, वो तो गवर्नमेंट में है। अब जब गवर्नमेंट में है तो फिर कितना कोऑपरेट करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, और वो देखने की बात है। और जहां तक मेरा मानना है कोऑपरेट नहीं होगा, वो करेंगे, परेशानियां हो जाएगी, वो उनको फेलियर दिखाना चाहेगी। इसके बावजूद जो हमारे दोस्त कानूनी रेफरेंस दे रहे थे या कोई और मामला है या कोई और मामला है, मुझे लगता है ये चैलेंज से बड़ा रहेगा ये हुकूमत, और इसके लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो मेरा मानना है, अगर इसमें कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं निकल आया। बिल्कुल ठीक है आयज जी। जगदीप जी, आज इस तरह से आयज जी ने कहा कि ये सपोर्ट लगातार कांग्रेस की तरफ से रहेगा, तो ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इत्तेहाद है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत रहेगी। जिस तरह से मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है, 370 की भी बात कही है, स्टेटहुड को लेकर भी बात की है। स्टेटहुड का है, कांग्रेस का उसके ऊपर स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है और हम पहले दिन से उसकी बात कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने तो ये भी कह दिया था, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वो जो 400 पार का नारा देने वाले थे वो आज 240 पर सीमित है। उसमें से भी 79 सीट्स ऐसी हैं जो सवालों की जद में है। तो बैसाखियों के सहारे लंगड़ाती हुई मरकजी सरकार बहुत लंबा अरसा बनी रहेगी, ये भी कहना मुहाल है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस सत्तासीन होती है, जो कि निकट भविष्य में होना तय है, तो ये मामला सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है, जैसे कि मेरे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कह रहे थे कि भाजपा की नीयत नहीं है कि कांग्रेस अगर सरकार का हिस्सा बनती है तो वो सपोर्ट करे। तो देखिए ये तो सच बात है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि भाजपा के साथ जो भी गया उसका सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। वो चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो, हरियाणा में जेजेपी हो, पंजाब में अकाली हो, हिमाचल में शिंदे और पवार गुट हो, झारखंड में हेमंत सोरेन से टूटे हुए शिबू सोरेन हो,
या मैं और कितने नाम लूं आपके सामने। तो ये साफ है कि आज इस देश का आवाम जो है वो भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लामबंद हो चुका है। हकीकत तो ये है कि खुद आरएसएस जो है वो पीछा छुड़वाने की जुगत में है, इसीलिए संजय जोशी और वसुंधरा जी का नाम जो है बार बार उछाला जा रहा है। तो वो जो एक गुजराती माफिया का एक छत्र अधिकार जो भाजपा पे बना है, और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक आरएसएस वाजपेयी साहब की भी थी। और आपकी जानकारी के लिए अगर आप पिछला इतिहास निकाल कर देखें, नेहरू जी से शुरू हो जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने एक बड़ा बहुमत होने के बाद भी मंत्री बनाया, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में होने के बावजूद विदेश में उनको भेजा गया ताकि वो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करें। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि एक वो समय था जब इतनी विभाजनकारी नीतियां नहीं रहती थी किसी भी पार्टी की। लेकिन आज की जो भाजपा है वो किस तरीके से व्यवहार करती है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का क्या हाल करती है, आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा हो। आपने क्या ये देखा था कि इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के खाते सीज कर दिए जाए? क्या आपने देखा था कि 2 वर्किंग चीफ मिनिस्टर को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए बिना कोई आरोप सिद्ध हुए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े कि आप सिद्ध नहीं कर पाए? आपने क्या यह देखा था इस तरीके से 25 से 30 ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर बड़े गंभीर आरोप आयद हो रहे थे, और बाद में उनको ईडी और सीबीआई क्लीन चिट दे दे? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये देश देख रहा है, और मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के बयानों को, उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में जाके वो जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उसका उलट होता है, और फिर उसके बाद जैसे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती हैं तो वो खुद अपने इस नफरती भाषणों में, जहरीले बयानों में खुद इतना घिर चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि अयोध्या से लोगों ने उनको बाहर कर दिया, वाराणसी से वो कैसे जीते अजय राय जी के खिलाफ, वो एक बड़ी बात है। तो मैं मानता हूं कि अब ज्यादा समय है नहीं मरकजी सरकार का, लिहाजा ये जो मैंडेट मिला है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस को, ये बड़ी ईमानदारी से काम करेगा, और अब वक्त आ गया है कि भाजपा को उसके इस तुगलकी रवैये के लिए जनमानस जवाब दे। तो मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी दिक्कत। जी बिल्कुल। आज ही कितना इत्तेफाक रखते हैं जगदीप जी की बात से, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं, तो ऐसे में एलजी का जो दखल है वो भी रहेगा, उसकी पावर्स में इजाफा है वो भी देखा गया है। हालांकि उसको लेकर सभी सियासी जमातों ने सवाल भी उठाए थे, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रांसफर भी करना हो तो उसके लिए भी एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे में कितनी बड़ी ये चुनौती रहेगी आने वाली सरकार के पास? वही मैं कैसे इससे निपटा जा सकता है? वही कह रहा था कि इसका एतराफ खुद उमर साहब ने कहा है इलेक्शन से पहले, जबकि उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन यूपी में नहीं लड़ूंगा क्योंकि माहौल ऐसा है कि मुझे चपरासी की तैनाती के लिए, तब्दीली के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा। जी। अब चूंकि उन्होंने लड़ा, उसकी भी कुछ मजबूरी है कि उनके पास चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ने कोई और शायद नहीं था, क्योंकि फारूक साहब अब एजेड है, वो एलिंग है, तो वो एक वजह शायद बन गया उनको भी लड़ने का। अब मसला ये है कि उन्होंने भी मजबूरी में लड़ा, वो खुद ये महसूस करते हैं कि दिक्कतें आ जाएंगी और दिक्कतें हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास इमीडिएटली कोई ऐसा अल्टरनेट है, कोई ऐसा तरीका है जिसको ये जो खदशात है उनके, जो जिनका उन्होंने खुद इजहार किया कि ये खदशात है, उनको टैकल करने के लिए इमीडिएटली कोई तरीकाकार तो है नहीं उनके पास जो हमको दिख रहा है। कोई भी नहीं है जो हम देख रहे हैं। अलबत्ता यही एक चीज लेकर अगर वो चलते हैं कि हम दिल्ली पर नजर रखेंगे कि कब दिल्ली वाली गवर्नमेंट टूटेगी, वो एक बात है, और वो भी सेक्टर नहीं है, वो भी कोई उसका कोई डेफिनेट डेट नहीं, वो टूटेगी भी या नहीं टूटेगी। अगर वो मान के हम चलेंगे भाई जी, और तो कोई रास्ता निकल नहीं रहा, या तो सुप्रीम कोर्ट पर हर वक्त गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी तरीका कोई टाई अप करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई तरीका निकल नहीं रहा। अभी अब लेटली आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया बीजेपी के तरफ से कि हमें अपने इसका परफॉर्मेंस का कोई गम नहीं है, हमारे को कोई कम सीटें आने का कोई गम नहीं है, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमारा कांग्रेस वहां से नहीं आया। अब चूंकि कांग्रेस की हुकूमत बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कल को कैसे कोई भी मसला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस
बीजेपी हुकूमत के साथ मिलके, जिनका सेंटर में सारा कुछ उन्हीं से करना है, क्योंकि स्टेट के पास तो अभी कुछ करने के लिए है नहीं। मेजर जो इश्यूज है वो सेंटर से ही करने हैं, दिल्ली से ही करने हैं, और छोटे मोटे मामला के लिए भी अभी जब तक यूटी है तब तक इश्यूज रहेंगे। और पहले स्टेट को रेस्टोर करना वो भी सेंटर को ही करना है। वो कैसे करेंगे इन हालात में मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे किया जा सकता। ना कोई किसी के पास मुझे लग रहा है कोई ठोस इसके लिए कोई ऑल्टरनेट है। मुझे नहीं लग रहा है उमर साहब के पास कोई ऑल्टरनेट है या कोई और किसी के पास। आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ देयर गेटिंग थ्रू इमीडिएटली, जैसे नॉर्मल हुकूमतें चलती थी इन द पास्ट, या कोई और स्टेट में नॉर्मल हुकूमत चलती है स्टेट को लेकर। आई डोंट सी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ऐसे चलेगी जब तक कम से कम स्टेट रेस्टोर ना हो जाए। और वो स्टेट रेस्टोर करने के लिए भी क्या तरीकाकार हुकूमत अख्तियार करेगी, एक मसला है। इमीडिएटली मुझे कुछ नहीं लगता है, या तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट कचहरी का मसला है। ये नहीं है कि अभी हम गए तो अभी रेस्टोर करके आए, वो भी नहीं है। अगर स्टेट के पास, सेंटर के पास जाए, जिनके पास ये अख्तियार है, तो फिर उनके पास कैसे जाए, वो कैसे करें, अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इन हालात में जब हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके इन सिचुएशंस में है कि जहां सेंटर बीजेपी बोलती है कि हम खुश है इसलिए कि कांग्रेस सफाया हो गया, और कांग्रेस भी खुश है इस चीज के लिए कि बीजेपी दिल्ली में नहीं आया, जम्मू कश्मीर में नहीं आया, या नेशनल कांग्रेस खुश है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं आया। इन सिचुएशंस को, इन टकराव को, इन सोच को लेकर कैसे कोई जम्मू कश्मीर की भलाई हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कम से कम मेरे ध्यान से बाहर है। जी बिल्कुल। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद एजाज भी जुड़ गए हैं। फिलहाल जगदीप जी का पहले रुख करना चाहूंगी। जगदीप जी, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है और इस पर आपसे रोशनी डालना चाहूंगी। जिस तरह से आप भी जानते हैं, कई डिबेट्स में आप शामिल रहे हैं, हमारे साथ भी, दूसरे चैनल्स पर भी, जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सख्त मुकाबला माना जा रहा था और यही देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक आए हैं और जिस तरह से माहौल बन रहा था, लेकिन अब देखा जाए तो जम्मू से बीजेपी की साफ तौर पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी शुरू से ही दावे कर रही थी जम्मू में उनका गढ़ है, जम्मू में उनका मजबूत आधार है। जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, वो भी हारे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो भी इसके पीछे के वजूहात हैं उन पर हाईकमान विचार करेगी और बड़ी गंभीरता से विचार करेगी। और मैं इस बात से भी मुतमईन हूं कि बहुत जल्द पार्टी जो है वो बड़े साफ गोई के साथ कुछ निर्णय भी लेगी। लेकिन जहां तक सवाल है, मेरे मित्र नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बात कर रहे थे, मैं उनका मर्म समझ रहा हूं, वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उनको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि पीडीपी ने क्या किया था। पीडीपी ने भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लोगों से वोट मांगा, बाद में भाजपा के साथ अलायंस किया, और क्या उसके साथ हुआ ये हमने देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा जी। और यही हालात आप देखिए, मैं जजपा का उदाहरण देके हटाऊं, ऐसे ही आप शिवसेना का हाल देख लीजिए, तोड़ ही दिया गया उसको। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि बार्गेन के लिए जो भाजपा की नीतियां हैं वो पहले दिन से ऐसी हैं कि अब मसलन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए जाती है तो वो तो कोशिश करेंगे कि भाई आप किसी तरीके से कांग्रेस को जो है वो सत्ता के गलियारे से परे रखिए, हम आपको स्टेटहुड दे देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आवाम से, उनको कोई मतलब नहीं है की हुई कमिटमेंट से। कमिटमेंट तो बहुत सारी की थी इन्होंने, आप मुझे एक कमिटमेंट बता दीजिए। और अफसोस इस बात का होता है जब इतने शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, और वही हाल इनके प्रवक्ताओं का है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उमर साहब भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपने देखा आज कितनी ईमानदारी से उन्होंने माना कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमें नुकसान हुआ, हम हारे, लेकिन इस मर्तबा लोगों ने हम पे भरोसा जताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसे व्यक्ति या ऐसे नेता नहीं है जो एकदम से उनके सर पे कामयाबी जो है वो चढ़कर बोलना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है। और वो जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुस्तकबिल है वो उसके लोगों की सोच पर में असर करता है, और वो सोच भाजपा के खिलाफ है। तो अब ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, या फिर हमें मरकज पे एक प्रेशर बनाना पड़ता है, एक उन पे हमें एम्फेसाइज करना पड़ता है। और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मिस कर रहे हैं हम सब, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी जमात तो है। आज नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी हैं, और यही उन्होंने कहा कि हम
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम देश की संसद के अंदर बैठ के मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस करे। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष जब हमारे साथ है, इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा की गई जवाब तलबी जो है उसका जवाब मरकज में बैठी सरकार को देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहले सरकार फ्रेम हो, वो भी आप देखिएगा, मैं अभी से बता रहा हूं आपको, वो लिस्ट वो फेयर तैयार है। भाजपा निश्चित तौर पर अपने 5 कैंडिडेट चाहे वो सरकार में आए या ना आए, क्योंकि सत्ता लोलू, सत्ता का लालच इस पार्टी के सर चढ़कर बोलता है। और आप इस पार्टी का पिछला इतिहास देख लीजिए, किस तरीके का सूरत हवाल रहे हैं। आडवाणी जी से लेकर जसवंत सिंह सिन्हा तक और सुषमा स्वराज से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक, कैसे उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेला गया और कैसे सत्ता पर काबिज हुए गए, कैसे गुजरात में तत्कालीन गृह मंत्री का साथ क्या हुआ वो लोगों ने देखा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मसलन भाजपा की प्राथमिकता किसी भी तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाने की है, उसके लिए वो किसी नियम किसी कायदे का फालूदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में ये हमें तय करना है, इंडिया गठबंधन को देखना है, हमारे बड़े नेताओं को समझना है कि हम कैसे लोगों के हक हकूकों के लिए एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ एकमत होकर खड़े हों, ताकि भाजपा चाहकर भी लोगों के मिले जनादेश को खंडित ना कर सके। जी बेशक। ठीक है जगदीप जी, मोहम्मद एजाज जी का रुख करना चाहूंगी। एजाज जी, अब किस तरह देख रहे हैं आप? 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में है, वहीं पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है और इसी के साथ अगर देखा जाए तो बीजेपी 29 सीटों पर है। कैसे इस गठन को आप देख रहे हैं? कैसे हुकूमत अब जम्मू कश्मीर में बदलने वाली है? ये बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन कैंडिडेट्स को जिस भी पार्टी से आज कामयाब हुए, क्योंकि जनाधार जो है एट द एंड ऑफ द डे लोग ही तय करते हैं कि हु आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं। तो वी जस्ट वी कैन से फॉर द अदर कैंडिडेट्स हु हैव लॉस्ट, उनके साथ सहानुभूति है। एंड उन्होंने भी बहुत कोशिश की इस विधानसभा चुनाव में, चाहे कहीं से जम्मू प्रांत से हो या कश्मीर प्रांत से हो, ताकि वो अपनी पॉलिसियों, अपनी मैनिफेस्टोज की बुनियाद पे लोगों को लुभाए। बट एट द एंड ऑफ द डे वोटर इज द किंग, ही इज द डिसाइडर कि क्या होगा। अब जैसे समीकरण बन रहा है हुकूमत फॉर्मेशन का जम्मू कश्मीर में, और मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब ने आज उनकी गुप्का रेजिडेंसी पे ये डिक्लेयर भी किया था दैट कि उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। एंड कुछ सुदबदाहट हो रही है that he may be swearing in on Friday और Saturday। बट इतना मैं कह सकता हूँ, जितना समीकरण जैसे चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस का था जम्मू कश्मीर में, तो आगे जाके भी हुकूमत साजी में या हुकूमत करते हुए लोगों के जो दुख दर्द है, जो पिछले 2019 से जो घुटन जम्मू कश्मीर में है, बात नहीं बोली जा सकती थी, चाहे वो किसी भी फ्रेटर्निटी की हो। अब बिजनेस कम्युनिटी की हालत देख लीजिए, कारखानेदार देख लीजिए, उनको सुधारने का हमें मौका देना चाहिए। बिजली का बहरान है जम्मू कश्मीर में, और जो एंटी ह्यूमन और एंटी जम्मू कश्मीर लॉज जो एलजी हाउस से 2019 के बाद आज तक विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर्स इंप्लीमेंट किए गए ऑन ग्राउंड जीरो, उनको हटाने की बात है। So we see कि there is a lot to do now. The commitments, whatever has been done during the campaigning, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की हो, अपग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर की हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की हो, जो ड्रग एडिक्शन जो बहुत बड़ा नासूर बन गया है ऑन ग्राउंड जीरो जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए, पढ़े लिखे नौजवान उस जाल में अभी फंस रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए आई बिलीव कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हुकूमत साजी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू बी डन, बट लेटर ऑन दे नीड टू बी सेंसिटिव एनफ फॉर to just deliver on ground zero for the people of Jammu Kashmir and for the welfare of the state of Jammu Kashmir. बिल्कुल। अयाज जी, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मजबूती के साथ इत्तेहाद में वापस आ रही है और ऐसे में कांग्रेस उसके साथ इत्तेहाद में है ही अगर, लेकिन पीडीपी के मुस्तकबिल की बात करें तो जिस तरह पीडीपी की स्थिति बेहद ही कमज़ोर देखी जा रही है। केवल 3 सीटों पर जीत दर्ज की गई। जो नया चेहरा था इल्तिजा मुफ्ती, वो हार गई हैं, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है हालांकि, लेकिन महबूब मुफ्ती की तरफ से जो बयान सामने आए थे वो इत्तेहाद में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद में भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन उस पर फिर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अब किसी के साथ अलायंस
करने की ज़रूरत नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसके बाद महबूब मुफ्ती ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद पेश की है और अब उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो पहले ही जानती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 के पास 42 सीटों पर जीत दर्ज करेगी ही करेगी। जब पीएजीडी, आपको मालूम होना चाहिए, जब पीएजीडी बन गया, उसका पीडीपी एक हिस्सा था पीएजीडी का, और उस वक्त जम्मू कश्मीर के कुछ मखसूस इश्यूज को लेकर वो पीएजीडी बना था। लेकिन उसके साथ साथ जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन की शुरुआत हो गई तो उसी को चलते पीएजीडी भी बिखर गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खासतौर उमर साहब ने उस वक्त ये बात लिया, उसने ये समझ लिया कि पीडीपी को कैरी करना इलेक्शन के लिए सही नहीं रहेगा। अब उसके क्या वजूहात थे? एक ये था कि शायद इनकी साख्त इतनी सही नहीं है, या इनका बीजेपी के खिलाफ ज्यादा इनके साथ कन्फ्रंटेशन है, या कुछ और वजूहात क्या रही। तो या तीसरा ये कि उमर साहब को ये था कि हम अपने बलबूते पर जीत सकते हैं और हमारे को दूसरे को साथ लेने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम से ही इनका बिखराव शुरू हो गया। लेकिन अब फिर सवाल यही आएगा, फिर कांग्रेस के साथ क्या किया, क्यों किया? जो जहां तक मेरा मानना है, कांग्रेस के साथ भी शायद बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस चलने के लिए तैयार नहीं थी, उनको जरूरत भी नहीं थी। ना ये था कि कांग्रेस और ये हमने पहले भी बताया, नहीं ये नहीं कि आज हम बता रहे हैं, पहले भी बताया, और इसमें एक बात भी मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को इकट्ठे चलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जितना ये इकट्ठे अकेले अकेले में कर सकते, अलग अलग कर सकते थे काम, कितना जीत सकते उतना वो इकट्ठे भी जीते। उसमें ये हुआ, उनका अपना ही नुकसान हुआ, कार्डर में कहीं उनका कोई मसला पैदा हो गया, जैसे कांग्रेस में अपने लोग निकल के अलग लड़े, या नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो एक दिक्कत आई। लेकिन कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस शायद इसलिए कि उस वक्त एक बात चली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीछे से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है अंदर से, और उसी के चलते शायद फारूक साहब भी क्रिकेट स्कैम से बाहर आ गए। तो ये एक आफा चली, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बड़े माहिर हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने समझ लिया कि अगर हमारे को टैग लग गया बीजेपी का, जो हशर बाकियों का हो गया, पीडीपी का हो गया, अपनी पार्टी का हो गया, आजाद साहब का हो गया, टैग लगने से या सजाद साहब का लग गया, तो यही हाल हमारा भी होगा। तो उसको चलते मेरा मानना है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, ताकि वो रूमर, इसलिए नहीं कि बीजेपी को उससे कोई फर्क पड़ेगा बाहर रखने में, बल्कि एक रूमर को डिस्पेल किया जाए। तो अब चूंकि वो डिस्पेल हो गया वो रूमर, और इस वक्त भी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर जरूरत ना पड़ती है, मेरा मानना है अगर उनको जरूरत ना पड़े नंबर्स की, शायद वो अकेले भी चलने के लिए तैयार है, वो किसी को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, जो मेरा मानना है, क्योंकि उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले ये देखेंगे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नंबर्स गवर्नमेंट बनाने के लिए कंफर्टेबली ठीक रहते हैं, तो तब मुझे नहीं लगता कि वो शायद पीडीपी को भी साथ ले लेंगे। हाँ वेल, अगर उनको कोई जरूरत पड़ी, ऐसी कोई चीज लगी उनको, एक तो ये होगा कि जनरल में हम सब इकट्ठा चलेंगे, जो भी हमारे मामला हैं वो इकट्ठा देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस लिहाज से देखेगी, वो इस लिहाज से देखेगी कि अगर हमारे को कोई सचमुच किसी की जरूरत पड़ी, कोई हमारे को मदद के लिए कहीं काम आ गया, तो तब वो ले लेंगे, नहीं तो शायद पीडीपी को नॉर्मली अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, जब तक वो हुकूमती लेवल पर नहीं आएंगे तब तक उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पास्ट रहा है, चाहे वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का वजह है, चाहे उनकी और कुछ गलतियां हुई हो, ये कि लोगों से मैंडेट मांगा बीजेपी को बाहर रखने के लिए, फिर उन्हीं के साथ हाथ मिलाया, फिर उनको मैनेज नहीं करना आया अलायंस को, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से वो उनके ऊपर एक मसला है, जिसकी वजह से वो अभी उबर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। वो हमको इस इलेक्शन में पता चला, अंदाजा लगा सकता था आदमी, हो सकता 6-7 सीटें लाएंगे, ये उबर के आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी जो इल्तिजा मुफ्ती का हारना है, वो एक इंडिकेटर है कि वो अभी वो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उबर नहीं रहे हैं, वो उसे बाहर नहीं आ रहे हैं। और शायद मुझे नहीं लगता है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको बैगेज समझकर अपने साथ लेने को अभी तक तैयार होगी। जब तक कोई मसला पैदा ना हो, उनको बहुत जरूरत ना पड़े, मुझे नहीं लगता तब तक वो बैगेज उसको समझकर साथ ले लेंगे। जी बिल्कुल। जगदीप जी, वैसे तो अयाज जी ने सही पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन इसी सवाल पर मैं आपका भी रुख जानना चाहूंगी। क्या वजूहात आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में सामने आया है? हालांकि ये बात सच है कि पीडीपी उसी का नुकसान अभी तक झेल रही है, दूसरी पार्टी अपनी पार्टी को भी इसी का नुकसान हुआ है। ऐसे में बीजेपी का साथ पीडीपी के लिए नुकसानदायक रहा है। तो क्या यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ही इत्तेहाद के लिए चुना? मुहतरमा, मैं ना वसीम बरेलवी साहब के एक छोटे से शेर से अपनी बात कहना चाहूंगा कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं किसी रह गुजर का हो जाए, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये जो एक तरह की सियासत थी ना कि कभी पाला बदल के इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, जैसे कोई भाई साहब कह रहे थे, शायद वो राजनीतिक विश्लेषक है जी जी। अब वो मौजूदा परिस्थितियों में कम से कम भाजपा के साथ जाने के लिए संभव नहीं है। कि ठीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी जमाने में भाजपा के साथ थी, लेकिन तब वाजपेयी साहब थे, वो फर्क समझिए। और आज जिस अलायंस की आप बात कर रही हैं, जिस इत्तेहाद की आप बात कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये इत्तेहाद एक बहुत बड़े मकसद को जहन में रखकर फाइनलाइज किया गया है। ये सच है, कुछ एक जगहों पे ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है कि अगर वहां पर इंडिपेंडेंटली लड़ा जाता तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट होते, लेकिन छोटे सियासी मफादों को दरकिनार करके बड़े मकसद को, जो जनहित में था, लोगों के अपने हक हकूकों के लिए था, उसको ध्यान में रखकर ये अलायंस बना है। और आने वाले वक्त में कांग्रेस मरकज में बड़ी ईमानदारी के साथ सत्तासीन होगी और बुनियादी मसलों पर बात करके होगी। वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ कर सत्तासीन नहीं होगी, वो हिंदू मुसलमान करके, कब्रिस्तान शमशान करके या मटन मुसल्लम करके वो उस तरीके से सत्तासीन नहीं होगी। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी का जो पिछले एक लंबे अरसे से जो उनका स्टांस रहा है, जो उनका एक तरीका रहा है लोगों के साथ डायलॉग का, संसद के अंदर अपनी बात रखने का या बुनियादी मसलों पर बात करने का, उसे अब ये देश स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस चीज को समझती है कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है नहीं मोदी सरकार, और शायद यही कारण है किसी यू टर्न सरकार भी कहा जा रहा है। लेटरल एंट्री से लेके वक्फ बोर्ड और ब्रॉडकास्ट बिल तक आपने देखा कैसे वापिस हुए। तो आज वो स्थिति नहीं है कि रात को मोदी जी को या शाह साहब को सपना आया, सुबह टेबल खड़काए और शाम को बिल पास कर दिया। अब वो स्थिति नहीं है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी दूरदृष्टि रखकर इसी इतिहाद पर मुझे लगता है हम लोग बने रहेंगे। और किसी एक राजनीतिक विश्लेषक को क्या लगता है उसकी वजह से इतिहाद में कोई फर्क पड़ेगा, मैं नहीं समझती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अयाज जी, माफ़ कीजिएगा, एजाज जी का रुख करना चाहूँगी। एजाज जी, जैसा कि आपने देखा है कि मैनिफेस्टो का नेशनल कांग्रेस की हम बात करें और कांग्रेस की भी अगर बात करें तो दोनों के तरजीहात में 370 और स्टेटहुड रहा है। स्टेटहुड को लेकर आवाम के बीच में खिताब किया गया है और अब सरकार का गठन होने के बाद भी मुझे लगता है पहली जो तरजीहात है, जितना नेशनल कांफ्रेंस के लीडरान की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, यही कहा गया है कि पहले स्टेटहुड को बहाल करने के लिए जद्दोजहद उनकी तरफ से की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने भी खुद कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। तो ये कितनी बड़ी राहत जम्मू कश्मीर की आवाम की होगी और कितने टाइम तक आप इसकी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सियासत में एक अच्छा मुहावरा कहा गया है कि गिव द पीपल होप, दे डोंट वांट द डेवलपमेंट, दे विल जस्ट फॉलो यू एंड यू विल बी अ गुड पॉलिटिशियन। सो जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी मसवदों में, अपनी मैनिफेस्टोज में ये कहा कि 370 और 35A की बहाली वो करेंगे। बट हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अवराक में जाना पड़ेगा कि 370 को कमजोर करने वाले कौन हुकूमतें थी, इन सेंटर या स्टेट। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो 2024 के मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने निकाला था, उस पर बिल्कुल उन्होंने 370 की रेस्टोरेशन पे तो चुप्पी साधी थी। अलबत्ता इतना कहा था उन्होंने वाज़ेह तौर पे कि दे विल जस्ट स्ट्राइव फॉर द स्टेटहुड in the center so that the statehood will be restored at the earliest if came to power.
बट अगर हम मैनिफेस्टोज की बात करें, अभी तक बहुत सारे मैनिफेस्टोज चाहे कांग्रेस ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे पास्ट में या पीडीपी ने बनाए हैं, बट कितने डिलीवर हो पाए हैं ऑन ग्राउंड जीरो? अभी तक तो मुझे लगता है कि उनका 40% भी इंक्लूजन नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड जीरो, चाहे वो डेवलपमेंट के तौर पे हो, किसी और एंड के तौर पे हो। अब बात आती है 35 और 370 की, जैसा आपने सवाल किया। जब तक कि एक, मुझे लगता है कि ये 5 साला प्लान है, जब तक एक ऐसी गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट नाम मसवदे में आए जो कि एक मेजॉरिटी रखती हो, और क्योंकि उस पे सुप्रीम कोर्ट की भी ऑलरेडी मोहर लग चुकी है, तो देयर आर वेरियस थिंग्स विच नीड टू बी सीन इन बिटवीन कि जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है क्या वो इम्प्लीमेंट होता भी है कि नहीं होता है। ऑन ग्राउंड जीरो अभी तक बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मैनिफेस्टोज, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी के हो, चाहे वो ऑटोनॉमी के हो, चाहे वो मैं कहूँगा इंक्लूजन ऑफ इवन ऑन आवर फ्लोर ऑफ असेंबली, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, बट दैट वाज थ्रोन इनटू डस्टबिन at the center. So we have to see how much they can deliver, whatever they have promised in their manifestos, how much percentage. Even if I can say, even if they can just deliver 20 to 30% of their manifesto, each party में कहूँगा, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये मुझे लगता है फिर लोगों की जीत होगी और उनकी वोटों की जीत होगी, जिसकी वजह से आज सभी ये जीती हुई पार्टियां जश्न मना रही हैं। और जम्मू कश्मीर को मैं चाहता हूं, जितने जख्म लगे हैं इन दोनों के दौरे हुकूमत में, मुझे नहीं लगता है कि उसके बावजूद भी लोगों ने इन पर विश्वास किया और एक बार फिर इनको मौका दिया। आई थिंक कि अब इनको बहुत ही फूक कर कदम रखने पड़ेंगे जम्मू और कश्मीर के लोगों का दिल दोबारा जीतने के लिए। एंड आई होप कि दिस विल बी अ गोल्डन एरा, दिस विल बी अ नया कश्मीर व्हाट दे कॉल, एंड दिस विल बी अ वेलफेयर स्टेट, जो कि अभी तक कई दहाइयों से कहते रहे, जबान खर्ची करते रहे, लेकिन लोगों को कुछ न मिला। आई होप दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। जी बिल्कुल। अयाज जी, जैसा कि एजाज जी ने भी कहा है कि अपने हक हुकूक के लिए अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया है और उसके लिए भारी तादाद में मतदान किया है और इत्तेहाद को भी इसीलिए वोट किया है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग यही चाहते हैं। था जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कुछ गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे। उसमें जो मेन 70 था, मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। पीडीपी ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीजन? जबकि ना मैं पीडीपी और पीडीपी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो पीडीपी को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया, ना यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ है? जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं है। यहाँ ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? क्या 10 साल लोगों की जज्बात के साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं,
अब जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के